अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हम अपनी टेक्स्ट बुक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एलिमेंट्री एंड बियॉन्ड लॉज लोवाज उसमें हम अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। सेक्शन 1.2 सेट्स एंड द लाइक। सो हम सेट्स के बारे में कुछ बुनियादी बातें डिस्कस करते हैं। सेट्स जिस तरह के हम हाई स्कूल में से पढ़ते आ रहे हैं, फंडामेंटल एक स्ट्रक्चर है हमारे मैथमेटिकल स्टडीज़ का। सेट्स की जो टिपिकल डेफिनेशन हमने बहुत ही बुनियादी सी डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि सेट्स इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम इकट्ठा करके लिखते हैं एक सेट के अंदर। वो एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स हम किसी ख़ास रिलेशनशिप के तहत उनको डिफ़ाइन करते हैं। जो भी एक रिलेशनशिप हमारे इंटरेस्ट का है उसको डिफ़ाइन करके हम उनको एक ग्रुप की शक्ल में लिखते हैं। हम लास्ट टाइम जो डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 1.1 में एलिस और उसकी पार्टी। एलिस के दोस्त इकट्ठे हुए एलिस के घर पे। एलिस, बॉब, कार्ल, डियान, ईव, फ्रेड, जॉर्ज। 7 दोस्त इकट्ठे हुए पार्टी पे, तो इनको हम एक सेट की शक्ल में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक सेट डिफाइन करते हैं पी फॉर पीपल, पर्सनस। पी के एलिमेंट्स क्या हैं? एलिस और उसके दोस्त। एलिस, बॉब, कार्ल, डियान, ई, फ्रेड, जॉर्ज। सातों दोस्त जो हैं उनको हमने एक सेट की शक्ल में मेंशन किया हुआ है। इसको हम एक और तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, एलिस एंड हर गेस्ट्स। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एलिस एंड हर फ्रेंड्स प्रेजेंट इन एलिस होम। इस वक्त एलिस के घर में जो जो उसके दोस्त प्रेजेंट हैं उनके मतलब हम बात कर रहे हैं। एक ही सेट को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान कर सकते हैं। उनकी डिफरेंट हम नोटेशन बयान कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं सेट को एक तरीके से बयान कर रहा हूँ, एक दूसरा शख्स सेट को किसी दूसरे तरीके से बयान कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला सुनने वाला है उसको एक ही मफहूम, एक ही मीनिंग कन्वे होना चाहिए। नोटेशन डिफरेंट हो सकती है, नोटेशन सही होनी चाहिए, डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो मीनिंग है वो एक ही कन्वे होना चाहिए। हमारा यहाँ पे सेट पी है जिसमें हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं। हम इन्हीं के मतलब बात कर रहे हैं, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। फिर हम इसकी सबसेट डिफाइन करते हैं। एक सबसेट हम इस तरह डिफाइन करते हैं, जी इज़ ए सेट ऑफ गर्ल्स। जो हमारे मेम्बरान जहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं पार्टी के अंदर, उसमें से गर्ल्स का सेट। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू p, x इज़ a girl एंड x शुड बी बिलोंग टू दिस सेट। जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट p हमने डिफाइन किया हुआ है उसी में से होना चाहिए। हम देखते हैं कि p में कौन कौन सी गर्ल्स हैं। एलिस गर्ल है, बॉब, कॉल बॉयज़ हैं, इसको हम स्किप कर देंगे। डियान गर्ल, ईव गर्ल है, फ्रेड, जॉर्ज बॉयज़ हैं, तो उनको हम मेंशन नहीं करेंगे सेट जी के लिए। जी के एलिमेंट्स क्या हैं? एलिस, डियान, ईव। अब पर्पस हमारा क्या था कि जो हमारे पास मेंबर्स ऑफ द सेट पी हैं उसमें से जो गर्ल्स हैं उनको हम अलहदा कर लें। इसको हमने इस तरह लिखा, एक्स बिलोंग्स टू पी, एक्स इज़ ए गर्ल। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एलिस, डियान, ईव। डिफरेंट नोटेशंस, लेकिन मतलब एक ही कन्वे हो रहा है। एक और सेट डिफाइन करते हैं, डी। डी इस तरह का सेट है कि दोज मेंबर्स जिनकी एज 21 साल से ज़्यादा है। तमाम मेंबर्स की एजेस को आपने लिस्ट डाउन कर दिया। उसमें से हम देख सकते हैं कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स, गेस्ट्स 21 साल से ज़्यादा एज के हैं। एक्स बिलोंग्स टू पी, एक्स इज़ ओवर 21 ईयर्स ऑफ एज। एक्स इज सम पर्सन जो हमारे पास मौजूद हैं। एक्स बिलोंग्स टू पी, एक्स इज़ ओवर 21 ईयर्स ऑफ एज। सपोज हमारे पास एलिस, कार्ल, फ्रैंक, ये जो 3 मेंबर्स हैं इनकी एजेस 21 ईयर से ज़्यादा हैं। उनको हमने यहाँ लिस्ट डाउन कर लिया। सेट्स के हम डिफरेंट कम्बिनेशन बना सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जी और डी, ये जो दोनों सेट्स हैं, इनके इंटरसेक्शन ले लें कि दोनों में कौन सा एलिमेंट, कौन सा
मेंबर कॉमन है, सो वी कैन सी एलिस इज कॉमन। पहले सेट में एलिस डियानीव है, दूसरे सेट में एलिस कॉल फ्रैंक है, सो एलिस इज कॉमन। और इंटरसेक्शन को हम बयान किस तरह कर सकते हैं कि दैट गर्ल हु इज़ ओवर 21 ईयर्स ऑफ एज, वो वाली गर्ल जिसकी एज 21 साल से ज़्यादा है। सो वी कैन, इफ़ यू वांट टू राइट डाउन x बिलोंग्स टू p, x इज़ अ गर्ल हु इज़ ओवर 21 ईयर्स ऑफ एज एंड हु इज़ दैट गर्ल, वो हमने देख लिया कि एलिस इज़ दैट गर्ल जिसकी एज 21 ईयर्स से ज़्यादा है। हम डिफरेंट सेट्स के बारे में, डिफरेंट ऑपरेशंस डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक फंडामेंटल सेट्स जो हम नंबर सेट्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग ऑल आवर ऑपरेशन, जो भी हम मैथमेटिकल डिस्कशन करते हैं और हम अपनी आम जिंदगी में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो वी यूज़ मैनी नंबर सेट्स। एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, वो वाले इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव हैं, सो उसको हम मेंशन कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू z, z सेट ऑफ इंटीजर्स होता है और x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सो ज़ीरो से बड़े जितने भी इंटीजर्स हैं उनका सेट, सो ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। इस तरह हम सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को डिफाइन कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू z, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हम नॉन नेगेटिव कहते हैं तो उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं और ज़ीरो भी आ जाते हैं, ज़ीरो से लेके पॉजिटिव इंटीजर्स सब हम काउंट कर रहे होते हैं। इस तरह आप सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइन करें तो उसमें ज़ीरो इंक्लूड होगा और तमाम नेगेटिव एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। और फिर हम देखते हैं कि डिफरेंट सेट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम सीक्वेंस में अगर देखें, एम्प्टी सेट एक सेट having no elements, so this is subset of all sets. So empty set is subset of natural numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on. So actually natural numbers are set of positive integers, so natural number is proper subset of z plus, ये प्लस का साइन आप सबस्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं। So natural numbers is proper subset, actually they are equal, they are same of set of positive integer. Set of positive integers is subset of set of integers, set of integers is subset of q set of rational numbers जिनको हम फ्रैक्शन की शक्ल में मेंशन कर सकते हैं, p over q की शक्ल में लिखते हैं। रैशनल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, फिर रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है और इसको हम इसी तरह एक्सटेंड करते चले जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर R3 थ्री डायमेंशनल सेट्स का सबसेट है एंड देन R4 R5, इन जनरल हम Rn लिखते हैं n डायमेंशनल नंबर्स को। ये कुछ बुनियादी बात नंबर सेट्स के बारे में, और हम सेट्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जो बेसिक ऑपरेशंस हम देखते हैं, यूनियन हम लेते हैं, यूनियन अगर हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, उनका यूनियन लेते हैं तो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, सो वो वाले एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में कॉमन है, ए में भी मौजूद हैं और बी में भी मौजूद हैं। उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स हैं ए माइनस बी, इसको हम ए स्लैश बी भी लिख सकते हैं। सो ए माइनस बी क्या है, वो वाले एलिमेंट्स जो सेट ए में तो मौजूद हैं लेकिन सेट बी में मौजूद नहीं हैं। इस तरह से डिफरेंस जो है बी माइनस ए, या इसको बी स्लैश ए से हम डिनोट करें, बी माइनस ए, सो डिफरेंस ऑफ बी टू सेट ए, वो वाले एलिमेंट्स जो सेट बी में मौजूद हों लेकिन सेट ए में मौजूद ना हों। फिर हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस है कि दोनों सेट ए और बी कहाँ भी एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, ए डेल्टा बी। सो दिस इज़ हम कह सकते हैं कि यूनियन है ए डेल्टा बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए, जो ऊपर हमने दोनों डिफरेंसेस निकाले उनका हम यूनियन ले तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाते हैं। इसके हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, 5 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, बी डी एफ। इन पे हम ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले यूनियन, हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लिया।
सेट्स के बारे में ये चीज़ हमें मालूम है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता और ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप जिस मर्जी ऑर्डर में लिखें, ये एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। सो ए बी सी डी ई और बी डी एफ, तो इसमें बी और डी कॉमन है लेकिन हम इनको एक ही बार मेंशन करेंगे। सो ए यूनियन बी, हमारे पास ए बी सी डी ई एफ आ गया, दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठे कर लिए, उनका यूनियन ले लिया। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी, कि दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। वो हम देख सकते हैं कि बी कॉमन एलिमेंट है और डी कॉमन एलिमेंट है। बी और डी दोनों सेट्स में ए और बी में मौजूद हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास सेट बी डी आ गया। डिफरेंसेस को देखते हैं। ए माइनस बी, वो वाले एलिमेंट्स जो सेट ए में मौजूद हैं और लेकिन ए में से सेट बी में मौजूद ना हो। सो ए को हम देखते हैं, ए सेट ए में है, बी में नहीं है। बी दोनों में है, सो बी को हम नहीं लिखेंगे। सी सेट ए में है लेकिन सेट बी में मौजूद नहीं है। डी सेट ए में भी है, सेट बी में भी मौजूद है, तो ये डिफरेंस नहीं है, इसको हम नहीं लिखेंगे। ई सेट ए में मौजूद है। सो हमारे पास ए सी ई, ए माइनस बी में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं बी के साथ, उनको स्किप कर दें, ड्रॉप कर दें, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास डिफरेंस की शक्ल में आ गए, ए सी ई। इस तरह बी माइनस ए को देखिए कि वो वाले एलिमेंट्स जो बी में मौजूद हैं लेकिन ए में मौजूद ना हो। तो शुरू में बी डी तो दोनों में कॉमन है, बी डी बी में भी है और ए में भी है। सो इसको हमें ड्रॉप करना होगा, स्किप करना होगा। उसके बाद एफ सेट बी में मौजूद है, सेट ए में मौजूद नहीं है। सो बी माइनस से हमारे पास सेट एफ, हम इसको लिख लेते हैं। इससे आगे हमारे पास है सिमेट्रिक डिफरेंस, कि दोनों सेट्स एक दूसरे से कहाँ कहाँ पे डिफर कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि जो चीज़ दोनों में कॉमन है उसको स्किप कर दें, बाकी की तमाम चीज़ें हम लिख लेते हैं। सो ए दोनों में फ़र्क है, बी कॉमन है, बी को ड्रॉप कर दीजिए। सी एक डिफरेंट चीज़ है, डी कॉमन है, डी को ड्रॉप कर दें। ई इट्स समथिंग यूनिक टू सेट ए, सो ई को हमें लिखना होगा। और इस तरह सेट बी में एफ जो है वो सेट बी में मौजूद है, सेट ए में नहीं है, वहाँ पे ये एक डिफरेंट चीज़ है। सो ए सी ई एफ इज़ सिमेट्रिक डिफरेंस, ए डेल्टा बी इज़ इक्वल टू ए सी ई एफ। दूसरे लफ्ज़ों में जो हमने ए माइनस बी लिया और बी माइनस ए लिया, उसका यूनियन ले लें तो हमारे पास ए सी ई एफ आ जाते हैं। इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि हम दोनों का जो यूनियन है ए यूनियन बी, इसमें से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें। सो ए बी सी डी ई एफ में से बी डी स्किप कर दें, ड्रॉप कर दें, सो हमारे पास आ जाएगा ए सी ई एफ, ए डेल्टा बी। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने की है, ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। जो डिफरेंस ए माइनस बी है और बी माइनस ए डिफरेंस, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। हाँ, ए डेल्टा बी इज़ इक्वल टू बी डेल्टा ए, और इसी वजह से इसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस भी कहते हैं। ये दोनों साइड पे ये सिमेट्री होती है। सो ए डेल्टा बी और बी डेल्टा ए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इसको किस तरह लिखें, ए डेल्टा बी लिखें या बी डेल्टा ए लिखें, एक ही बात है। हाँ, ए माइनस बी और बी माइनस ए वो एक दूसरे से डिफरेंट चीज़ें हैं। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक इम्पॉर्टेंट लॉ सेट्स के बारे में, इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की यूनियन पर या यूनियन की इंटरसेक्शन के ऊपर। सो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद इसका हम यूनियन लें ए इंटरसेक्शन सी के साथ। और डी मॉर्गन्स लॉ का जो दूसरा हिस्सा है उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज सेम एज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। डी मॉर्गन्स लॉ को हम डिफरेंट तरीक़ों से प्रूव कर सकते हैं। सेट्स की प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है, सिंपल सा टूल, इट्स कॉल्ड वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम में हम सेट्स को सर्कल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेट्स हैं ए बी सी। सो उनके लिए हमने 3 सर्कल जो आपस में इंटरसेक्ट करें, नॉट नेसेसरली वो इंटरसेक्ट करें,
लेकिन हम एक जनरलाइज चीज़ ले रहे हैं तो हम वो वाले सेट्स लेंगे जो इंटरसेक्ट कर रहे हो, नाम ही कर रहे हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो तीन सेट्स हैं ए बी सी, सो उनको हमने तीन सर्कल्स के साथ रिप्रेजेंट किया। सो इसमें जो पहला रूल है डी मॉर्गन्स लॉ का पहला हिस्सा है, उसको हम यहाँ पे शो करते हैं, प्रूव करते हैं। दूसरा हिस्सा आप लोग खुद कर लीजिएगा, बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह पहला हिस्सा है। सो पहले हिस्से को हम देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इट शुड बी सेम एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम बी यूनियन सी को देखते हैं। सो जो हमारे पास सर्कल है बी और सी, इनका हमने यूनियन लिया, इसको हमने नीले रंग के साथ ब्लू कलर के साथ शेड कर दिया। सो ये जो शेडेड रीजन ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये बी यूनियन सी हमारे पास है। इसका हम इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ। सो ए के साथ हम देखते हैं कॉमन एरिया कौन सा है। सो यहाँ पे हमने इसको शेड कर दिया ब्लू कलर में। सो ये हमारे पास आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। सो प्लीज़ इसको ज़रा अपने जहन में रखिएगा। हम राइट हैंड साइड को देखते हैं और वो हमारे पास यही आनी चाहिए। सो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को देखते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये शेडेड एरिया आ गया। अब हम ए इंटरसेक्शन सी को देखते हैं। सो ये ब्लू शेडेड एरिया हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी है। और उसके बाद हमने दोनों का यूनियन लेना है। सो यूनियन हम लेंगे तो ये हमारे पास शेडेड एरिया राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और ये वही है जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आया था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज राइट हैंड साइड। इसका सेकंड पार्ट प्लीज़ आप लोग इसी तरह खुद से प्रूफ कर सकते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ग्राफ्स को। लास्ट टाइम हमने ग्राफ डिस्कस किया था हैंड शेकिंग प्रॉब्लम में, उसका हमने ग्राफ ड्रा किया था कि जब हर एक दूसरे के साथ हैंड शेक करता है तो हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ हमारे पास बना था। सो ग्राफ्स जिस तरह हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ हैं, उनको हम वर्टिसेस के साथ डिनोट करते हैं, और इन एंटिटीज़ के दरमियान जो भी रिलेशनशिप होगा उसको हम एजेस के साथ डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे फिगर में एक सिंपल ग्राफ दिया हुआ है जिसमें हमारे पास 6 एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6। ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप्स हैं, जो एजेस हमें नज़र आ रहे हैं। सो वो रिलेशनशिप्स हैं। सो वर्टिसेस को हम डिनोट कर सकते हैं एक सेट के साथ। सो ग्राफ जो स्ट्रक्चर है इसको हम लिखते हैं जी। सो दिस इज इक्वल टू वी ई। सो वी इज सेट ऑफ वर्टिसेस, ई इज सेट ऑफ एजेस। सो यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ वर्टिसेस वी हमारे पास जो आ रहा है 6 वर्टिसेस हैं। सो उनको हम नाम दे देते हैं V1, V2, V3, V4, V5, V6। V इज़ फॉर वर्टेक्स। सो वर्टेक्स 1 से लेकर वर्टेक्स 6 तक हमारे पास 6 वर्टिसेस आ गए, और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, सो जहाँ डायग्राम में उनको हमने लेबल कर दिया एजेस को E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7। सो सेट ऑफ एजेस हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7। सो दिस इज़ वन वे हम एजेस को लिखते हैं। इसका एक अल्टरनेट वे क्या है, और वो ज़्यादा एलाबोरेट करता है कि कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। सो E1 को हम देखते हैं। E1 क्या है, ये सेट ऑफ रिलेशनशिप है E1 एज V1 और V2 के दरमियान में, वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 2 के दरमियान में। सो हम इसको एक पेयर्ड ब्रैकेट, एक पेयर की शक्ल में ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं V1, V2। सो एज E1 इज़ V1, V2। सो ये हमें ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से एज के बारे में बता रहा है कि एज 1 जो है वो एग्जैक्टली वर्टेक्स नंबर 1 और वर्टेक्स नंबर 2 के दरमियान में एज है। E2 हम देख सकते हैं कि ये V1 और V5 के दरमियान एज है। सो हम इसको ब्रैकेट में इस पेयर को लिखते हैं, पेयर ऑफ वर्टिसेस को V1, V5।
E3 हमारे पास V2 और V5 के दरमियान में एक एज है। E4 V2 V3 के दरमियान में एज है। E5 इज़ एज बिटवीन V3 एंड V4। सो V3 V4 के दरमियान में हमारे पास एक एज है। E6 V4 V5 के दरमियान में एज है और E7 हमारे पास V4 V6 के दरमियान में एज है। सो ये जो सेकंड नोटेशन है ये हमें ज़्यादा क्लियर तरीके से इलाबोरेट कर रही है कि जो हमारे पास एजेस हैं वो एग्जैक्टली किन किन वर्टिसेस के दरमियान मौजूद हैं, और ये वर्टिसेस आप किस ऑर्डर में लिखते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह ये E5 V3 V4 आप इस सेट के अंदर शुरू में लिख लें या बाद में लिख लें, हाँ, लेकिन ये रहना इसी तरह चाहिए। V3 V4 V2 V3 ये इसी तरह रहना चाहिए। इन पेयर ऑफ वर्टिसेस जो एजेस हैं हमारे पास, इनका ऑर्डर आगे पीछे हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेट की डेफिनेशन में हम ये चीज़ बात कर चुके कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स ऑफ सेट को लिखें तो वो सेट वही रहता है। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि डू इट बाय योरसेल्फ, इसको ट्राई करें। लिस्ट ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट 0 1 3, 3 एलिमेंट्स इसमें है। सो हाउ मेनी सबसेट्स डू यू गेट। यहाँ पे हम बता देते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं। 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, सो 2 रेज़ टू पावर 3, 8 हमारे पास सबसेट्स होंगे। और वो कौन से होंगे वो प्लीज़ आप लिस्ट डाउन कर लें, स्टार्टिंग फ्रॉम एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगल एलिमेंट सेट, फिर 2 एलिमेंट सेट्स और आखिर में 3 एलिमेंट सेट्स। सेकेंड पार्ट है लिस्ट ऑल सबसेट्स ऑफ ए बी सी डी ई कंटेनिंग ए बट नॉट कंटेनिंग बी। वो तमाम सबसेट्स जिसमें ए लाजमी मौजूद हो और बी मौजूद ना हो। बी मौजूद ना हो तो बी तो हमारा वैसे ही स्किप हो गया, सो इस सेट में से बी को आप ड्रॉप कर दें। ए को लाजमी लिखना है और सी डी ई की हमारे पास चॉइसेस हैं। सो तमाम पॉसिबल सेट्स लिख रहे हैं तो इसका एक आसान तरीका ये है कि जो सी डी ई हैं आखिरी 3 एलिमेंट्स, इनके तमाम पॉसिबल सबसेट्स लिख लें। 3 एलिमेंट्स हैं सी डी ई, तो हमारे पास 2 रेज़ पर 3 8 सबसेट्स होंगे। अब कंडीशन ये है कि दीज सबसेट्स मस्ट कंटेन ए, तो सी डी ई के साथ जितने भी सबसेट बने उनके साथ ए को आप अपेंड कर दें, उनमें ए आप खुद से लिख लें। सो उन तमाम सेट्स सबसेट्स में ए मौजूद हो जाएगा। बी को हम वैसे ड्रॉप कर चुके और सी डी ई हमारे पास कहीं पे होंगे कहीं पे नहीं होंगे। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो 8 ही पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। सो तीसरा क्वेश्चन इज डिफाइन ए सेट ऑफ विच बोथ सेट 134 एंड सेट 035 आर सबसेट्स। एक ऐसा सेट जिसके जब हम सबसेट्स लिखें तो उसमें 134 और 035 लाजमी उसके सबसेट्स बनने चाहिए। यानी काफ़ी सारे सबसेट्स बनेंगे, उसमें ये 2 सबसेट्स लाजमी होने चाहिए। तो वो हम क्या करें, इन दोनों सबसेट्स को इकट्ठा कर दें 1 0 3 4 5, और इसके अलावा अगर हम चाहें तो मज़ीद कुछ एलिमेंट्स लिख सकते हैं। नाम ही लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये एलिमेंट्स 1 0 0 3 4 5 लाजमी मौजूद होने चाहिए। हम ऐसे इनफाइनाइट सेट्स डिफाइन कर सकते हैं कि 1 0 3 4 5 और उसके बाद जितने मर्जी एलिमेंट्स उसमें हम डालते जाएं। लेकिन दूसरे हिस्से में उन्होंने हमें एक कंस्ट्रेंट डाल दिया, फाइंड सच अ सेट विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमने रखने हैं एक सेट के 134 और 035 उसके सबसेट भी हों, तो वो हमारे पास कौन सा सेट होगा, सिंपल यूनियन ऑफ दीज 2 सेट्स। उसके अलावा कोई एडिशनल सेट हम उसमें शामिल नहीं करते। सो सेट 1 0, हमें 0 से अगर हम तरतीब से लिखें 0 1 3 4 5, सो 0 1 3 4 5 एक ऐसा सेट है जिसमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और उस ये जो दो सेट्स हैं ये उसके सबसेट्स होंगे। सो यहाँ पे हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।